हेलो, नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल के बारे में जानेंगे। तो आइए इस यात्रा को प्रारंभ करें। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल पर आधिपत्य, बंगाल पर आधिपत्य ये टॉपिक है हमारा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, बंगाल पर आधिपत्य किसका हुआ है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य का विघटन या डिक्लाइन होने के बाद छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय होना शुरू हुआ, जिसमें हैदराबाद, मराठा, बंगाल ये सब महत्वपूर्ण सूबा हुए। ठीक है, उसी में जब मराठा के बारे में आपको जानना होगा तो मराठा के बारे में ये याद रखिएगा कि मराठा पूरे भारत पर शक्तिशाली तो थे, मगर पूरे भारत पर उनका प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ। ठीक है, और बंगाल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बंगाल विजय के बाद ही अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना परचम लहराया था। ठीक है, बंगाल उनके लिए, पहले वो दक्षिण के तरफ छोटे छोटे राज्य को जीत रहे थे फ्रांसीसियों को हराने के बाद, पराजित करने के पश्चात, मगर जब बंगाल को वो जीत गए तब उनको यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा क्या मिला कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, जिससे उनको पैसा ज़्यादा, डायरेक्ट खजाना पर उनका अधिकार हो गया बंगाल विजय के बाद। ठीक है, तो उनको सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद मिली यहाँ के खजाना से। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग यही जानेंगे कि किस प्रकार से एक कंपनी ने भारत को बंगाल विजय के बाद गुलाम बनाया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल के अंदर में उस समय में 3 सूबा था, एक तो बंगाल, एक बिहार और उड़ीसा। वहाँ का नवाब जो होता था वो तीनों का शासक हुआ करता था। ठीक है, बंगाल के बारे में ऐसे जानिए कि बंगाल के संस्थापक जो हैं, अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि बंगाल का संस्थापक कौन है तो उनका नाम है मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, मुर्शीद कुली खां, ये संस्थापक हैं मुर्शीद कुली खां जी। ठीक है, इनके बारे में याद आपको रखना है कि इनका जन्म 1660 ईस्वी में हुआ था। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या पता कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो इनका जन्म 1660 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहां पे? तो दक्कन के क्षेत्र में, मतलब दक्षिण भारत में। ठीक है, और ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ये बात आपको याद रखना है कि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ये पहले मुस्लिम नहीं थे, पहले ये ब्राह्मण थे, बाद में ये चल के कन्वर्ट हुए मुस्लिम में। तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा। ठीक है, और इनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। ठीक है, इनका नाम क्या था? सूर्य नारायण मिश्रा। क्या नाम था? सूर्य नारायण मिश्रा। 11 वर्ष के उम्र में, मतलब इनका अगर आपसे पूछे कभी भी कि मुर्शीद कुली खां का नाम क्या था पहले का, तो सूर्य नारायण मिश्रा, ये ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे और 11 वर्ष की आयु में इन्हें बेच दिया गया था। 11 वर्ष की आयु में बेच दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे देखिए, इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि ये नाम क्या है और इनको कब बेच दिया गया। तो 11 वर्ष के आयु में इन्हें बेच दिया गया था। और किसके हाथ से बेच दिया गया था? तो एक फारसी व्यक्ति था हाजी सफ़ी नाम से। ठीक है, बेच दिया गया फारसी व्यक्ति हाजी सफ़ी के हाथों, हाजी सफ़ी। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछे किसके हाथों बेचा गया, तो एक फारसी व्यक्ति था हाजी सफ़ी, उसके हाथों इसे बेच दिया गया। जिसके बाद हाजी सफ़ी ने इसका खतना करवा करके, ठीक है, खतना एक प्रथा है मुस्लिमों में, जिस तरह से मुंडन हिंदुओं में है वैसे ही मुस्लिमों में खतना प्रथा है। ठीक है, तो हाजी सफ़ी ने खतना करवा दिया और इसका नाम एक तरह से समझिए मुस्लिम नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया मोहम्मद हादी। ठीक है, तो ये कौन बन गए? मोहम्मद हादी। ठीक है, मोहम्मद हादी, मतलब
सूर्य नारायण टू मोहम्मद हादी, फिर मोहम्मद हादी से ये मुर्शीद कुली खां बन जाते हैं। ठीक है, कैसे, तो ये हम आपको बताते हैं कि हाजी सफ़ी मुगल के दरबार में काम करते थे। कुछ समय के पश्चात जब ये हुआ तो ये फारस के तरफ वापस लौट गए, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। बाद में चलकर मोहम्मद हादी, जिसे हम लोग मुर्शीद कुली खां जानते हैं, कुछ समय बाद ये फारस से भारत लौटे और विदर्भ के क्षेत्र में एक दीवान के यहाँ पर ये काम करना शुरू किए थे। ठीक है, किसके यहाँ, तो विदर्भ के क्षेत्र में ये एक काम करना शुरू किए थे। और उस विदर्भ का जो दीवान था उसका नाम था अब्दुल्ला खुरासानी। ठीक है, तो अब्दुल्ला खुरासानी के अंदर में ये काम करना शुरू किए मुर्शीद कुली खां, जहां पर इसके जो एक तरह से फाइनेंस का जो ज्ञान था उसको देखकर औरंगजेब ने इसे उस समय पर अपने कर संग्रह या टैक्स के काम में इनको लगाया। बाद में चलकर औरंगजेब इसके प्रतिभा से प्रभावित होकर 1700 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये आपको मैंने इनके बारे में इसलिए बता दिया कि अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कहाँ से आए, कैसे आए। ये तो फारस चले गए थे, फारस से फिर ये कहाँ पे आए, तो अब्दुल्ला खुरासानी के पास आए और जहाँ पर औरंगजेब ने इसे देखा और इसके प्रतिभा से प्रभावित होकर 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, किस नियुक्त कर दिया, बंगाल का दीवान नियुक्त। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा कि कितने ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ है, तो 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया है। किसने किया है, तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। ठीक है, औरंगजेब ने। मगर यहीं पर याद रखिएगा कि औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। और यहाँ पे एक कहानी आपको बता देते हैं कि जब इनको 1700 ईस्वी में दीवान बंगाल का नियुक्त किया गया था, तो दीवान तो ये नियुक्त हुए, उससे पहले बंगाल के जो सूबेदार थे वो औरंगजेब का पोता था अजी मुसान। ये औरंगजेब का पोता था, वो सूबेदार था किसका, बंगाल का। तो आप यहाँ पे याद, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कभी भी कि बंगाल का दीवान जब नियुक्त किया गया था मुर्शीद कुली खां को, तो उस समय में बंगाल का सूबेदार कौन था, तो अजी मुसान था। और वो कौन था, तो औरंगजेब का पोता था। ठीक है, अब देखिए जब ये दीवान नियुक्त हुए तो ये डायरेक्ट क्या हुए, मुर्शिदाबाद पहुंच गए थे। ठीक है, ढाका समझिए, ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका ये पहुंचे, जिसका नाम था जहांगीर नगर। ठीक है, वहां पे जाकर ये अजी मुसान के साथ जो अधिकारी थे उस सब को अपने पास बुला लिए। ठीक है, इस सब से असंतुष्ट हो गया था अजी मुसान, और उसके पीछे रीजन ये था कि अजी मुसान के दिमाग में ये चल रहा था कि जब औरंगजेब का मृत्यु होगा तो सत्ता के लिए जो संघर्ष होगा, युद्ध होगा, उसमें बंगाल का जो खजाना है जिसमें पैसा बहुत है, तो उस पैसे का उपयोग हम दिल्ली या मुगल सत्ता को हासिल करने में करेंगे। ठीक है, तो उसी से ये असंतुष्ट हो गया था, मगर औरंगजेब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो अजी मुसान उस समय में सूबेदार था। ठीक है, और औरंगजेब का कब मृत्यु हो गया, तो ये याद रखिएगा 1707 ईस्वी में मृत्यु। 1707 ईस्वी में जब मृत्यु हो गया था, उसके बाद भी ये बंगाल के ही दीवान थे। ठीक है, मगर इनके लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आया जब फर्रुख शायर कौन बना, मुगल सम्राट बना। तो आइए अब आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में अब आगे हम लोग जानेंगे। 1707 में मृत्यु होने के बाद भी ये बंगाल के दीवान ही थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए
अब देखिए 1717 ईस्वी में इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है 1717 ईस्वी में, ठीक है, जहां पर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इन्हें बंगाल के दीवान होने के साथ साथ इन्हें बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो बंगाल का सूबेदार नियुक्त, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किसने किया है? तो फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर ने। और यहीं पर याद रखिएगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि एकलौता ऐसा इंसान या व्यक्ति जो एक समय में दीवान और सूबेदार दोनों पद को संभाल रहा था, ठीक है। तो दीवान और सूबेदार दोनों पद पर आसीन, ठीक है, दोनों पद पर आसीन था, ठीक है। अब जब दीवान और सूबेदार दोनों ही मुर्शीद कुली खां जी है और मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे विघटन की ओर जा रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है उनका, तो ये अपने आप को क्या करते हैं? स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित, ठीक है। और बंगाल का प्रथम नवाब बने, ठीक है। तो याद रखिएगा कब बने हैं? तो बंगाल का प्रथम नवाब बने हैं 1717 ईस्वी के बाद। ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और स्वतंत्र घोषित करने के बाद सबसे पहला काम जो करते हैं वो अपना राजधानी ट्रांसफर करते हैं ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कर लेते हैं। ये याद रखिएगा कि ये सबसे पहले क्या करते हैं? ढाका से मुर्शिदाबाद अपना राजधानी ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। और ये बंगाल में क्या करते हैं? भूमि जो बंदोबस्त है उसमें नई प्रणाली का शुरुआत करते हैं, जिस प्रणाली का नाम होता है इजारेदारी। ऐसे समझ लीजिए एक तरह से जैसे आप कहीं कोई भी व्यापारी के पास जाते हैं, कहते हैं हमको पैसा चाहिए, तो वो आपसे क्या मांगता है कि कुछ दे दो, सोना दे दो, बॉन्ड दे दो। जैसे बैंक आप जाते हैं तो 5 लाख रुपया दे देते हैं, तो वो आपको एक कागज़ दे देता है बॉन्ड बना के कि मेरे पास आपका 5 लाख रुपया जमा है। वैसे ही इसने एक नई व्यवस्था लाया भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा शुरू की। तो ये याद रखिएगा कौन सा प्रथा? इजारेदारी। और इन्होंने ही जमींदारों में, इजारेदार उस समय में जमींदार को कहा जाता था, जमींदारों में एक नया वर्ग तैयार करने का श्रेय या जनक इन्हें ही कहा जाता है। कुलीन वर्ग तैयार करने, जमींदारों में कुलीन वर्ग तैयार करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जमींदारों में कुलीन वर्ग तैयार करने का श्रेय, तो ये भी याद रखिएगा कि किसे जाता है? तो जमींदारों में कुलीन वर्ग तैयार करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा इनके बारे में कि इनको अपना कोई भी पुत्र नहीं था, ठीक है। इनका जो था कोई भी पुत्र नहीं था, तो इनके जो दामाद थे, क्या नाम था? सुजाउद्दीन, ठीक है। इनका दामाद का क्या नाम था? सुजाउद्दीन, जिसने बिहार को जीता था, ठीक है, दामाद। ये याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी कोई बिहार से रिलेटेड अगर एग्जाम होगा और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बंगाल को बिहार में विलय कराने वाला, पहले बिहार अलग एक सूबा हुआ करता था, उसको जीतकर सुजाउद्दीन ने बंगाल में ही बिहार को विलय कर दिया था, ठीक है। तो बंगाल में बिहार का, तो दामाद का नाम क्या था? सुजाउद्दीन। दामाद ने बिहार को जीतकर, ठीक है, बंगाल में मिलाया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसने मिलाया है? तो सुजाउद्दीन ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिला लिया था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब इतना हम लोग जान गए हैं, ये जान गए हैं कि क्या क्या किए हैं, ये बात याद रखिएगा कि ये
इनका हो या किसी का भी, कोई भी जो भी नवाब आएगा बंगाल का, उसका ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा क्या है, रिश्ता तल्ख होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है उनको, अंग्रेज़ों को फ्री व्यापार करने का अनुमति था, जिससे इनको टैक्स बहुत कम मिलता था बंगाल के नवाब को, जिसके कारण वहाँ पर रिश्ता तल्ख था। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। और ये जितना भी युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पलासी हो या बैटल ऑफ बक्सर हो, ये सब का एक तरह से कारण वही फ्री था। और वो फ्री किसने दिया था? तो फर्रुख सायर ने दिया था। आपको पिछले वीडियो में पता होगा कि फर्रुख सायर जब बीमार पड़ा था तो अंग्रेज़ों ने उसका इलाज करवाया, उसी से वो खुश होकर मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर पे पूरे बंगाल में फ्री करने का वादा कर दिया था, व्यापार करने का वादा कर दिया था। ठीक है, शाही फरमान जारी कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए मुर्शीद कुली खां का। ठीक है, मुर्शीद कुली खां के दामाद के बारे में आपको पता है कि इनका अपना पुत्र नहीं था, तो दामाद इनका क्या बना? उत्तराधिकारी बना। इनका मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गया था, 1727 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है, 1727 ईस्वी में मृत्यु। इनके बारे में याद रखिएगा, इनका पूरा टाइमलाइन याद रखिएगा। 1700 से 1727 ईस्वी तक ये बंगाल में एक तरह से एक छत्र राज किए थे। मगर 1717 के बाद ये 10 वर्षों के लिए बंगाल के क्या बने थे? नवाब बने थे। ठीक है, उससे पहले ये दीवान और सूबेदार थे। ठीक है, तो 1727 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद इसका दामाद क्या बना? उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी। क्या नाम था दामाद का? तो शुजाउद्दीन। क्या नाम था बाबू? शुजाउद्दीन। ये कब से कब तक सत्ता में रहे हैं? तो 1727 से 1739 ईस्वी तक। ठीक है, 12 वर्षों तक ये सत्ता में रहे हैं। इनका प्रथम कार्य क्या था? ये बिहार को जीतकर कहां पे मिलाए थे? तो बंगाल में मिला लिए थे। ठीक है, बंगाल में मिला लिए थे, ये याद रखिएगा। चलिए, 1727। एक चीज और आपको बताते हैं, जब जफर खान ने फर्रुख सायर ने मुर्शीद कुली खां को जब सूबेदार बनाया था, सूबेदार घोषित किया था 1717 ईस्वी में, उसी टाइम पे उनको एक उपाधि दिया था। इस उपाधि का नाम याद रखिएगा, जफर खां। जफर खां। क्या उपाधि दिया था? जफर खां। किसने दिया था? तो फर्रुख सायर ने। ये याद रखिएगा, फर्रुख सायर ने इन्हें उपाधि दिया था जफर खां का। जब सूबेदार बनाया था तो ये उपाधि दे दिया था। ठीक है, तो शुजाउद्दीन 1727। आगे बढ़ते हैं, 1727 से 1739 ईस्वी तक ये सत्ता में रहे। ठीक है, आपको पता है कि इसने जीता था बिहार को, और बिहार को बंगाल में मिला दिया था। और बंगाल में मिलाने के बाद इसने अलीवर्दी खां नामक व्यक्ति को बिहार का नायब सूबेदार बनाया दिया था। ठीक है, तो अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलीवर्दी खां को नायब सूबेदार किसने बनाया था, तो याद रखिएगा शुजाउद्दीन ने बनाया था। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे अब ठीक है, इससे आगे देखेंगे कि शुजाउद्दीन के बाद इसका जो पुत्र है सरफराज खां, ठीक है, वो मात्र 1 वर्षों के लिए ही सत्ता में आया था। ठीक है, मात्र 1 वर्षों के लिए उसकी हत्या कर दिया था अलीवर्दी खां। ठीक है, तो इस नाम को याद रखिएगा, सरफराज खां। ठीक है, 1739 से 1740 ईस्वी तक 1 वर्षों का ही शासनकाल रहा। गिरिया नामक स्थान पर अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या करके बंगाल का नवाब या बंगाल का सत्ता को हथिया लिया था। ठीक है, हत्या करने के बाद ये कहना ठीक रहता है हथियाना। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं है कि ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, वो हथिया लिया, इसकी हत्या कर दी सरफराज खां का। और
अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। कब? 1740 ईस्वी में। तो अब चलिए शुरू करते हैं। और कहा जाता है कि बंगाल का जो सबसे प्रभावशाली नवाबों में जो नाम है उसमें अलीवर्दी खां का भी नाम है, ठीक है, जिसमें मीर कासिम का भी नाम है, ठीक है। और मुर्शीद कुली खां, ये याद रखिएगा, एक चीज आपको बता देते हैं कि मुर्शीद कुली खां के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो एक पुस्तक है मासिर अल उमरा, मासिर अल उमरा से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मुर्शीद कुली खां के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो मासिर अल उमरा नामक पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां, ठीक है, ये कब से कब तक रहे हैं सत्ता में? तो 1740 से 56 ईस्वी तक, ठीक है। ये सत्ता में कब से कब तक रहे हैं? तो 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक, ठीक है। 16 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। मगर ये बंगाल के जो नवाब बने, इनका ज़्यादातर जो समय रहा वो मराठा से संघर्ष में ही बीत गया। ये बंगाल में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। ये बंगाल के नवाब तो बने मगर ये ज़्यादा युद्ध करने में ही व्यस्त रहे कि मराठा से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मराठा दक्कन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। उस समय में मराठा बहुत पावरफुल था, तो ये खूब संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने ही यूरोपियों के बारे में एक कहावत कहा कि यूरोपियों को एक तरह से मधुमक्खी के संज्ञा दिया, मधुमक्खी का संज्ञा दिया कि अगर आप उन्हें नहीं छेड़ोगे तो वो आपको शहद देंगे, अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो वो काट काट करके आपको मार डालेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोपियों के बारे में इनका क्या ख्याल था, ठीक है। तो संघर्ष ये मराठा से कर रहे थे, मगर इनका भी संघर्ष हुआ। और इसी समय में ब्रिटिश से, मैंने आपको पहले ही बताया कि बंगाल में जितने भी नवाब हुआ उससे सबसे ब्रिटिशों का संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि टैक्स का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा टैक्स उनको फ्री मिल रहा था, ठीक है। और वो एक तरह से अपना अधिकार समझने लगे थे कि फ्री जो ट्रेड है वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो उस सब पर प्रॉब्लम होने लगा था, ठीक है। तो अलीवर्दी खां के बारे में आपको याद रखना है कि बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब। कथन आपको पता है कि यूरोपियों को मधुमक्खी का संज्ञा दिया था, ठीक है, यूरोपियों को मधुमक्खी का संज्ञा दिया था। इनका भी कोई पुत्र नहीं था, तो उत्तराधिकारी में इनके 3 पुत्रियां थी, ठीक है, 3 पुत्रियां था, पुत्रियां। एक का नाम घसीटी बेगम था, ठीक है, एक का नाम अमीना बेगम जो सबसे छोटी थी, अमीना बेगम, बेगम छोटी, ठीक है। और एक जो नाती था उसका नाम था शौकत जंग, ठीक है, जो कहाँ का? पूर्णिया का नवाब था, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि अमीना बेगम का ही जो पुत्र था वो सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला जो उत्तराधिकारी बना। पुत्र नहीं होने के कारण तीन जो पुत्री था उसमें सबसे छोटी जो पुत्री थी अमीना बेगम, उसका पुत्र सिराजुद्दौला कौन बना? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी बना था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 1756 से 1757 तक ही रहे थे सत्ता में। 1 वर्षों के लिए ही ये सत्ता में आए थे। ये छोटी आयु में ही सत्ता में आ गए थे, उत्तराधिकारी बन गए थे छोटी आयु में। और जब उम्र कम होता है तो आप सब कुछ सही से नहीं समझ सकते हैं, है ना। आपको क्या, हर चीज के लिए आपको उम्र की जरूरत होती है ना। तो वैसे ही ये जब छोटे थे तभी ये सत्ता में आ गए, तो ये वहां पे बंगाल जैसे सूबा को नहीं समझ पाए थे, ठीक है। तो और सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाने के कारण ही इसके जितने भी दरबार में लोग थे, सबसे पहले तो अपनी मौसी, ये चचेरा मौसेरा भाई, ये सब विरोध में हुआ। उसके बाद इसका जो सेनापति था मीर जाफर वो विरोध में हुआ। इसके दीवान राय दुर्लभ विरोध में हुए, ठीक है। इनके विरोधी में, इनके बारे में याद रखिएगा, जब ये सत्ता में आए तो इनके विरोधी गुट में कौन कौन थे ये याद रखिएगा।
विरोधी गुट, मीर जाफर, ठीक है, राय दुर्लभ, ठीक है। उसके बाद घसीटी बेगम जो इनकी मौसी भी थे, ठीक है, शौकत जंग, ठीक है। ये सब इनके क्या थे, विरोध में थे कि ये छोटा सा बच्चा बन गया और मैं नहीं बना, ठीक है। ये सब क्या होता है, साम्राज्य में होता है ना। तो ये याद रखिएगा कि शौकत जंग, मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, ये सब इनके विरोध में थे और ये लोग चाहते थे कि किसी तरह सिराजुद्दौला का विनाश हो जाए, सिराजुद्दौला का खत्म हो जाए सब कुछ, जिससे ये अपना फायदा उठा सके, ठीक है। तो यहीं पर याद रखिएगा जब ये सत्ता में आए तो आपको पहले ही बताया कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना अधिकार समझा था कि हम फ्री ट्रेड करेंगे, तो इनको ये उस पर अंकुश लगाने लगे। और उसी समय में क्या हुआ कि अंग्रेज कलकत्ता में दुर्ग बनाना चाह रहे थे, चारों तरफ अपना घेरा डालना चाह रहे थे, और फ्रांसीसी जो थे वो चंद्रनगर में अपना किला बनाना चाह रहे थे, जिसको देखकर सिराजुद्दौला ने उसका विरोध किया, ठीक है। तो फ्रांसीसी तो समझ गए मगर अंग्रेज नहीं समझे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि फ्रांसीसी समझ गए थे मगर अंग्रेज ने इसका विरोध किया, नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उस समय पर वो दक्कन में जो जीत हासिल कर रहे थे उससे वो ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, ठीक है। क्या हो गए थे? ज़्यादा उत्साहित हो गए थे कि अरे मुझे कौन हरा सकता है, मैं तो सब फ्रांसीसी को हरा दिया हूँ, तो ये कौन, इसको भी हराएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इसके विरोध में बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ये दो दुश्मन कहा जाता है ना, आप गांव में सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो अंग्रेज का दुश्मन ये, इसका दुश्मन ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। मतलब मीर जाफर दोस्त हो जाएगा, और मीर जाफर कौन था? सेनापति, है ना। तो सेनापति जब दोस्त हो जाएगा तो क्या होगा? विनाश तो सिराजुद्दौला का तय है। तो उसी समय में क्या हुआ कि जब अंग्रेज बात नहीं माना तो 4 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेज का जो एक जगह था कासिम बाजार, ये याद रखिएगा, ठीक है। 4 जून 1756 ईस्वी को, ठीक है, 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे कि कब किया था, तो 4 जून 1756 ईस्वी को। उसके कुछ 10 दिनों के बाद 15 जून, ठीक है, 15 जून 1756, ये याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है आपको, ये टाइम 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार। फोर्ट विलियम किसे कहा जाता है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता को कहा जाता है, ठीक है। फोर्ट विलियम किसे कहा जाता है, ये पूछना है, आप कभी भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता को कहा जाता है। तो फोर्ट विलियम पर अधिकार किसका हो गया? सिराजुद्दौला का। और यहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो भाग कर, अपना जान बचाने के लिए भाग कर फुल्टा द्वीप पर छिप गए, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी जान बचाकर फुल्टा द्वीप पर छिप गए। अब इसमें क्या हुआ ना कि जब ये अधिकार कर लिया, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, तो यहीं के एक काल कोठरी, छोटा सा जगह में लगभग 150 लोगों को एक साथ बंद कर दिया था, ठीक है। एक साथ क्या कर दिया था? बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने। एक छोटे से रूम में 150 लोगों को अगर बंद कर दिया जाए तो सांस फूलने से मृत्यु हो सकती है, लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है, गर्मी से मौत हो सकती है। तो इस तरह से लगभग 150 लोगों को एक छोटे से काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके बाद अगले दिन जब खोला गया तो उसमें से मात्र 23 लोगों की जान बची थी। इतने लोग, लगभग 120-125 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। उस घटना को हॉलवेल ने
ठीक है। उस घटना को होलवेल ने क्या कहा है? ब्लैक होल की घटना, ठीक है। तो वो कब हुआ है? 20 जून 1756। 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना किसने कहा है? तो होलवेल ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लैक होल की घटना किसने कहा है? होलवेल ने कहा है। और ये कब हुआ है? तो याद रखिएगा 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर जब आक्रमण किया तो कब जीता है? तो 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। उसके बाद कुछ अधिकारी फुल्टा द्वीप पर भाग गए, मगर लगभग 150 लोगों को एक छोटे से कोठरी में बंद करके सिराजुद्दौला ने यातना दी और उसके बाद लगभग 125 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी घटना को होलवेल ने ब्लैक होल की घटना कहा है, ठीक है। ब्लैक होल की घटना कहा है। और जब इसकी जानकारी, याद ही रखिएगा, ये इस घटना की जानकारी और ये जब घटना पता चला कि कलकत्ता एक तरह से हम लोग हार चुके हैं, फोर्ट विलियम हार चुके हैं, तो ये सूचना मद्रास में, ठीक है, वॉटसन, ठीक है, मद्रास में वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कलकत्ता को जीतने के बाद, कलकत्ता को जीतने के बाद उसका नाम अलीनगर कर दिया गया। अलीनगर कर दिया गया, ठीक है। कौन नाम कर दिया गया? अलीनगर कर दिया गया था, ठीक है। किसने किया है? तो ये कर दिया था सिराजुद्दौला ने, ठीक है। और इसका जो यहाँ का जो अधिकार दे दिया था वो अपने एक दीवान मानिक चंद को दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता का अधिकार किसके पास चला गया? मानिक चंद पे। देख रेख कलकत्ता का कौन कर रहा था? मानिक चंद, ठीक है। अब ये जानकारी कहाँ पे पहुंची है? तो ये जानकारी मद्रास पहुंची। अब मद्रास से वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव एक सेना लेकर कलकत्ता के तरफ आता है और सबसे पहला जो काम करता है क्लाइव और वॉटसन ने मिलकर, वो मानिक चंद को घूस देकर, ये याद रखिएगा, मानिक चंद को घूस देकर, इसको अलीनगर पहले ही मिला हुआ है मगर पैसा अलीनगर किसका है? सिराजुद्दौला का, मगर अपना पैसा हो जाएगा तो घूस देकर मानिक चंद से अलीनगर यानी कलकत्ता वापस ले लेता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मानिक चंद को रॉबर्ट क्लाइव ने घूस देकर कलकत्ता वापस ले लिया और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने मिलकर चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चंद्रनगर एक और जो फ्रांसीसी क्षेत्र हुआ करती थी उस पर अधिकार कर लिया। जब कलकत्ता और चंद्रनगर दोनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो सिराजुद्दौला विवश होकर संधि के लिए आया, ठीक है। एक तरह से वो युद्ध हार चुका था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो अपना आदमी था वो घूस लेकर बिक गया था। अब जब आपका अपना आदमी बिक जाएगा तो विश्वासघात कर देगा तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो जब कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और चंद्रनगर पर अधिकार हो गया तो सिराजुद्दौला को विवश होकर संधि के लिए आना पड़ा और उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि, ये नाम। और इसी को कहा जाता है, यही संधि तात्कालिक कारण बनता है किसका? तो याद रखिएगा, इसी संधि को तात्कालिक कारण माना जाता है बैटल ऑफ पलासी का, ठीक है, ठीक है। और ये संधि कब होती है? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, 1757 ईस्वी को, ठीक है। किसके किसके बीच में? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को होती है। ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होती है, ठीक है। इस संधि का जो परिणाम होता है, याद रखिएगा, इस संधि में कहा जाता है कि अंग्रेज अब किलाबंदी कर सकता है। ये याद रखिए, सबसे पहला काम क्या करता है अंग्रेज? जिस काम के लिए वो युद्ध लड़ा है, अंग्रेज अपने आप को कहता है कि अब हम किलाबंदी करेंगे। तो बंगाल का नवाब कहता है ठीक है कर लीजिएगा। दूसरा, किलाबंदी कर लीजिएगा इस संधि के हिसाब से। दूसरा कहता है कि अब हमें
अब आप हार गए हैं तो अब आप पर ज़्यादा अधिकार हो जाएगा, तो अब हमें सिक्के ढालने का अधिकार दीजिए, मतलब टकसाल लगाने का अधिकार, मतलब अब हम अपना सिक्का चलाएंगे बंगाल के अंदर में, तो वो भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तीसरा होता है कि अब हम दोनों युद्ध नहीं करेंगे, आपस में युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। मगर ऐसा होना तो तय नहीं है, मगर इस संधि के अनुसार ये चीज़ तैयार हो गया कि ठीक है, हम लोग दोनों शांति बना कर रखेंगे। और चौथा एक और चीज़ अंग्रेजों ने कहा कि हमें इस युद्ध में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मरे भी थे, तो इसका जो क्षतिपूर्ति है वो बंगाल के नवाब करेंगे। तो उसके लिए भी तैयार हो गया था सिराजुद्दौला। तो आपको याद रखना है, अलीनगर की संधि में 4 काम हुआ था। पहला तो क्षतिपूर्ति, दूसरा किलेबंदी, कलकत्ता का किलेबंदी, तीसरा सिक्के डालने का अधिकार, और चौथा दोनों पक्ष आपसी शांति बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि यही जो है अलीनगर की संधि वो कैसे बन जाता है बैटल ऑफ पलासी का तात्कालिक कारण। इसके पीछे हम लोग ये जानेंगे कि जब ये संधि हुआ उसके बाद बंगाल में सिराजुद्दौला एक तरह से समझिए कमजोर शासक के रूप में साबित होने लगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण तो वो अल्पवयस्क थे, कम आयु में ही वो सत्ता में आ गए थे। उसके बाद अलीनगर की संधि ने उनको एक तरह से तोड़ के रख दिया था। ढुलमुल नहीं समझते हैं कि कभी आगे चढ़ जाना फिर पीछे आ जाना, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, इस तरह से इनका रवैया चल रहा था। और इनके जो विरोधी थे वो तो तैयार ही बैठे थे कि थोड़ा गिरे जो हम पूरे इसको गिरा के मार ही डालेंगे। और इस सब के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, दूसरे पर रहने से अपेक्षाकृत हम अपना ही यहाँ पे आदमी को बैठा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमें फ़ायदा हो, हमारे व्यापार को फ़ायदा हो। बिजनेस माइंडेड लोग हैं तो अपना लोग चाहेगा। आज भी देखिए सत्ता में बड़े बड़े बिजनेसमैन विश्व में या इंडिया में ही क्या चाहते हैं कि हमारे अनुकूल सरकार हो, है ना, जो हमारे लिए काम करे या हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ब्रिटिश ने भी यही सोचा कि सिराजुद्दौला ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी बैक कर जाए कि नहीं अब हम नहीं आपको अधिकार देंगे, तो अपना व्यक्ति बैठाना अच्छा रहेगा। उसी के लिए ये युद्ध फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि आप पहले ही बता दिए कि इसके जो विरोध में थे इसका अपना ही आदमी था, जैसे इसकी मौसी घसीटी बेगम, इसका मौसेरा भाई शौकत जंग, जगत सेठ था। ठीक है, जगत सेठ उस समय का बहुत पैसा वाला लोग था। फिर मीर जाफर जो इसका सेनापति था। ठीक है, फिर एक अमीन चंद हुआ करते थे, वो भी इसके विरोध में थे। फिर राय दुर्लभ थे। ठीक है, ये सब इसके विरोध में थे और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे थे कि सिराजुद्दौला किसी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सब घटना पलासी का युद्ध का कारण बना था और इसमें वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज़्यादा क्या किया, भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आइए पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध कब हुआ है ये याद रखिएगा कि बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को बैटल ऑफ पलासी हुई है। और याद रखिएगा कि बैटल ऑफ पलासी का युद्ध ने ही भारत का एक तरह से नियति को क्या किया, निर्धारित किया। लगभग 200 वर्षों तक इसी युद्ध के बाद हम लोग गुलाम बने। ठीक है, इस युद्ध और बैटल ऑफ बक्सर ने हमें 200 वर्षों की गुलामी का दंश दिया था। ठीक है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब याद रखिएगा ये युद्ध में लगभग 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला के तरफ से थे और अंग्रेज के तरफ से मात्र 3200 लोग थे।
तब भी अंग्रेज जीत गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला का जितना भी लोग था वो विश्वासघाती था, है ना, सभी विश्वासघाती था, सभी जयचंद भरे हुए थे, ऐसे समझ लीजिए सभी जयचंद भरे हुए थे। जैसे मीर जाफर सेनापति था, उसका काम क्या था? युद्ध करना, मगर वो राजा को सलाह, मतलब नवाब को सलाह दे रहा है कि आप युद्ध एक दिन और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होगा। और वो पहले ही अंग्रेज से मिल चुका है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने उसे लोभ दे दिया था कि अगर आप मुझे सहायता करोगे तो मैं आपको इसके बाद बंगाल का नवाब बना दूंगा, ठीक है। उसी में राय दुर्लभ को भी दिया गया कि आपको भी कुछ पद दे दिया जाएगा। तो सभी अपने अपने फायदा के लिए इस युद्ध में विश्वासघात कर रहे थे, ठीक है। और सिराजुद्दौला को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथी नहीं, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्र के साथ ही क्या होता है? बुद्धि खुलती है। तो छोटा सा उम्र था तो आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। तो पलासी के युद्ध में किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में इस युद्ध में विश्वासघात किया गया और विश्वासघात के बाद अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों की विजय, ठीक है। पलासी कहाँ पे है? तो ये बंगाल के नादिया जिले में है, नादिया जिले में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नादिया जिला, नादिया जिला, ठीक है। पलासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, नादिया जिले में अंग्रेजों का इसमें विजय हुआ था, ठीक है। और एक चीज मगर इसमें याद रखिएगा कि अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला के तरफ से कौन कौन युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि इसका सेनापति तो भाग गया था, ठीक है। इसमें एक नाम याद रखिएगा, मीर मदान और मोहनलाल, दोनों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांस के सैनिक लड़ रहे थे, इन लोगों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, जिसमें मीर मदान और मोहनलाल भी थे। और अपनी पराजय को देखते हुए सिराजुद्दौला युद्ध के क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, ठीक है। सिराजुद्दौला क्या हुआ? भाग खड़ा हुआ। और वो कहाँ किस तरफ भागने लगा? मुर्शिदाबाद की तरफ, ठीक है। जहां पर मुर्शिदाबाद की तरफ जब भागने लगा तो वहां पर मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, उसने मोहम्मद बेग के द्वारा इसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला की हत्या किसने करवा दिया? मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा, ठीक है, 1757 ईस्वी में। चलिए, सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, उसके बाद विजय किसको मिल गई? अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई, ठीक है, अंग्रेजों की विजय प्राप्त हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे है? तो गंगा तट पर स्थित है पलासी। कौन से जिले में? तो नादिया जिले में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इस युद्ध का जो परिणाम हुआ उसमें बंगाल के या भारत में एक तरह से किंग मेकर के रूप में अंग्रेज उभरे थे, ठीक है। वो अपना क्या कर रहे थे? राजा बना पा रहे थे, ठीक है, राजा बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी, ठीक है। ठीक है, अंग्रेजों की क्या हो गई थी? महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। वो अपना जिसको चाह लेते उसको राजा बना लेते, ठीक है। तो उसने किसको नियुक्त किया बंगाल का नवाब? मीर जाफर, जिसको पहले ही क्या किया था? 1757 ईस्वी से 60 ईस्वी तक ये सत्ता में रहे। इसको पहले ही क्या किया था? वादा किया था कि आप हमें सहायता दो, हम आपको क्या कर देंगे? नवाब बनाएंगे, है ना। तो 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर बने थे। और ये जब आएगा तो ये ऐसे समझिए कि आपको कोई नवाब बना रहा है, आपको कोई मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, तो आप कुछ ना कुछ तो उसको फ़ायदा पहुंचाओगे। तो ये आने के साथ ही ना बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले क्या किया कि भाई साहब आपको फ्री दे दिए, आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है, आप फ्री अपना ट्रेड करिए, आपसे हम कर नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, 24 परगना भी ये क्या कर दिया, अंग्रेज को दे दिया। 24 परगना का जो बंगाल में क्षेत्र है वो अंग्रेज को जमींदारी के रूप में दे दिया कि अब आप यहाँ के जमींदार, जैसे आपको रखना है, कर वसूलना है वैसे वसूलिए। तो इसके साथ क्या हुआ, दो चीज़ इसको फायदा हो गया। तीसरा काम क्या किया कि ये कंपनी को तो दे ही रहा था, ये अधिकारियों को भी फायदा पहुंचा रहा था, ठीक है। अधिकारियों को भी बहुत ज़्यादा रुपया दे रहा था। एक तरह से इसे समझ लीजिए कि अंग्रेजों को एक खजाना मिल गया था जिसको ये लोग जितना लूट सकते थे। बंगाल जैसा उपजाऊ क्षेत्र इसको पूरा मिल गया और वहाँ का एक समृद्ध खजाना मिल गया जिसको ये लोग लूटना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। कहा जाता है कि लगभग 17.5 लाख रुपए उस समय मीर जाफर ने कंपनी और उसके अधिकारियों को दिया था, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर 17.5 लाख रुपए। समझ लीजिए कितना रुपया उस समय में ये भाई साहब मीर जाफर ने दिया था, ठीक है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने का दे ही दिया था अनुमति, 24 परगना भी जमींदारी दे दिया था। मगर अंग्रेजों की जो भूख थी वो मिट ही नहीं रही थी, वो और चाह रहे थे, तो जितना रहेगा उतना ही देंगे। मीर जाफर इससे क्या हुआ, परेशान होने लगा कि अब कितना दे दें, सब कुछ अगर आपको ही दे देंगे तो फिर राज कैसे चलेगा। अंग्रेजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अंग्रेजों ने देखा कि अब मीर जाफर हमारे लिए एक तरह से बोझ बनते जा रहा है, तो उसने मीर जाफर के जो दामाद था, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, ठीक है, 1760 से 63, याद रखिएगा। मीर कासिम को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। मतलब मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है। तो मीर जाफर को पहले लूटा, मीर कासिम को भी क्या किया, नवाब बना दिया 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक के लिए, ठीक है। क्लाइव ने बनवाया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क से उस लेवल पर पहुंचा जहां पर वो किंग मेकर बन चुका था, जिसको चाह रहा था ताश के पत्ते की तरह सत्ता में खेल कर रहा था कि इसको नवाब बना देते हैं, इसको नवाब बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से खेल कर रहा था मीर कासिम। मीर कासिम ने भी कुछ चीज़ दिया, जैसे वर्धमान का क्षेत्र दे दिया, चटगांव दे दिया। ये सब क्षेत्र अंग्रेजों को तो ये दे दिया पहले, ठीक है, कि भाई साहब लीजिए, कोई बात नहीं, हमें आपने क्या बनाया है, नवाब बनाया है, तो कुछ गिफ्ट आप लीजिए। मगर मीर कासिम को कहा जाता है कि बंगाल के इतिहास में अलीवर्दी खां के बाद जो सबसे योग्य नवाब हुआ है वो मीर कासिम हुआ है, ठीक है। तो मीर कासिम भाई साहब जो बने, सत्ता में आए, तो ये अंग्रेजों को देख रहे थे कि अगर मैं भी कलकत्ता या मुर्शिदाबाद में रहता हूं तो अंग्रेज यहीं पे रहते हैं और वो मुझे क्या करेंगे, मीर जाफर के तरह ही टॉर्चर करेंगे और हमसे जितना फ़ायदा हो सकता है उतना लेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो अपना राजधानी ही ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। राजधानी कहाँ से कहाँ, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार का मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, ठीक है। और मुंगेर जब राजधानी ट्रांसफ़र किया उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो विश्वास पात्र अधिकारी था उसका एक समूह बनाया और उसके थ्रू अपना राज्य चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो राज्य चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने सेना का विस्तार करना शुरू किया, सेना को मजबूत करना शुरू किया और उसके लिए मुंगेर में क्या किया, गोला बारूद, बंदूक का कारखाना लगाया। आज भी आप देखते होंगे कि बिहार में मुंगेरिया बंदूक खूब मिलता है ना। तो वो एक तरह से समझिए मीर कासिम का ही श्रेय है कि वो मुंगेर में वो चीज़ का कारखाना लगाया था, ठीक है। तो सेना को मजबूत करने लगा। इस सब से अंग्रेज को लगने लगा कि हो सकता है कि ये हमें क्या करेगा, बैक स्टेप करेगा, ठीक है। तो और उसी बीच में मीर कासिम ने क्या कर दिया कि जो ये फ्री ट्रेड इसको मिला हुआ था, ठीक है, उस सब को खत्म करके एक नया टैक्स लाया जिसमें 9% सभी को लगेंगे, चाहे वो देसी हो या अंग्रेज के हों, सभी को 9% टैक्स बंगाल के नवाब को देना पड़ेगा। जिससे क्या हुआ
कि ब्रिटिश अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये था कि फ्री ट्रेड हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको विरोध किसने किया? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने 9% का क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। अब अंग्रेज क्या हुए? क्रोधित होना स्टार्ट हुए। किससे? मीर कासिम से। ठीक है, तो मीर कासिम से जब क्रोधित होना शुरू हो गए तो मीर कासिम ने सभी के लिए फ्री ट्रेड कर दिया कि भारत के लोग भी फ्री ट्रेड करेंगे। अब जैसे ही फ्री ट्रेड करेंगे तो अंग्रेजों का सामान क्या हो जाएगा? बिकना कम हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने उस चीज को देख के जब क्रोधित हो गए तब जाके मीर कासिम को सत्ता से बेदखल कर दिए। ठीक है, सत्ता से बेदखल कर दिए और फिर से मीर जाफर को ही सत्ता में लाया। ठीक है, मीर जाफर मतलब एक गुलाम को हटाकर दूसरे गुलाम को फिर से लाया और मीर जाफर बना 1763 में फिर से बंगाल का नवाब। ठीक है, अब जब मीर कासिम को आप सत्ता से हटा दीजिएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो पटना के थ्रू अवध जाता है। ठीक है, और अवध जो है, अवध उस टाइम में किसको शरण दे रखा था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिसे हम लोग अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो अवध में ही शरणार्थी बन के रह रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब अवध गए तो कौन शरणार्थी बन के थे? तो शाह आलम II, जिसे हम लोग अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अवध पहुंचने के बाद मीर कासिम, ठीक है, अवध पहुंचने के बाद क्या हुआ? मीर कासिम शाह आलम II, जो कौन है? मुगल सम्राट हैं। शाह आलम II, मीर कासिम, और तीसरा जो नाम था वो था अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, इन तीनों का एक गुट बनता है। ठीक है, इन तीनों का एक गुट बनता है जो किसके विरोध में आता है? वो ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चाहता है। ठीक है, इन तीनों, और इस तीनों का नेतृत्व करता है गुरगीन खां। ये याद रखिएगा, इनका सेनापति कौन होता है? गुरगीन खां। ठीक है, और किसके विरुद्ध में है? तो ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का सेनापति कौन होता है? हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध को हम लोग जानते हैं ना, इस युद्ध का नाम हम लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है बाबू, बक्सर का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764। ये युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये युद्ध हुई है। इस युद्ध में कौन कौन है? अवध का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम II और मीर कासिम। इन तीनों का एक गुट है जिसका नेतृत्व गुरगीन खां कर रहा है, और ब्रिटिश के तरफ से हेक्टर मुनरो उसका सेनापति है। और इस युद्ध को हम लोग बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध पलासी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पलासी का जो युद्ध है वो विश्वासघात पर जीता हुआ युद्ध है, मगर बक्सर का युद्ध प्योर सेना से लड़ी गई युद्ध है। ठीक है, ब्रिटिशों ने अपनी सेना, इसके पीछे एक रीजन था कि वॉन्डी वॉश का जो युद्ध हुआ था 1760 में, जहाँ पे फ्रांसीसी को हराया था दक्कन के मतलब दक्षिण के क्षेत्र में, उससे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश उत्साहित थे। ठीक है, उसके सैन्य अभियान से बहुत ज़्यादा ब्रिटिश उत्साहित थे। ठीक है, तो उसी के कारण इस युद्ध को ज़्यादा महान माना जाता है। और भारत में ब्रिटिश का जो पैर जमाने का, एक तरह से हम लोग बैटल ऑफ पलासी तो बोलते हैं, मगर मेन जो था वो था बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पे एक तरह से एक छत्र राज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध आप समझ गए किसके किसके बीच में हुआ था? त्रिगुट और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हार किसकी हुई? पराजित हो गया त्रिगुट। ठीक है,
मीर कासिम पराजित हो गया। शाह आलम टू क्या हुआ, मीर कासिम जब पराजित हुआ तो मीर कासिम दिल्ली की तरफ भागा और 1777 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1777 ईस्वी में मृत्यु, दिल्ली की तरफ भागने के बाद मृत्यु हो गई। शाह आलम टू ने, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट है वो अंग्रेज़ों की क्या कर लिया, अंग्रेज़ों के शरण में चला गया कि हमें माफ़ कर दो। अवध के भी जो कुछ दिन हैं, शुजाउद्दौला ने कुछ दिनों तक विरोध किया मगर बाद में चलकर ये भी अंग्रेज़ों से क्या कर लिए, सेटलमेंट करना स्टार्ट के, शरण में चले गए और ये युद्ध खत्म हुआ था 2 संधि से। ठीक है, 2 संधि, इलाहाबाद की संधि इस युद्ध का नाम है। इस युद्ध का जो खत्म हुआ है वो इलाहाबाद के संधि के द्वारा, जो कब हुआ है 1765 ईस्वी में। इस संधि में 2 संधि हुए हैं, एक हुआ है 12 अगस्त को, एक हुआ है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। और उससे पहले इस संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बंगाल भेजा जाता है। ये याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया जाता है, दोबारा बंगाल भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है मगर ये दोबारा फिर से क्या होते हैं, बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इस संधि में क्या क्या हुआ था। बक्सर का युद्ध आप समझ गए कि कौन पराजित हुआ था, तो त्रिगुट पराजित हुआ था, जिसमें अवध के नवाब, मुगल सम्राट, मीर कासिम, ये तीनों था। ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। कारण तो आपको पता है, परिणाम क्या हुआ कि एक तरह से भारत में एक तरफा विजय प्राप्त हुआ, तो सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरी अंग्रेज। दूसरा क्या हुआ कि ये विश्वासघात की लड़ाई नहीं था, प्योर सेना पर लड़ी गई थी, सैन्य अभियान के द्वारा ये जीता हुआ युद्ध था। ठीक है, कोई विश्वासघात नहीं था, बहुत ही कम सैनिकों के द्वारा ये युद्ध जीता गया था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या थे, उत्साहित थे अंग्रेज। ठीक है, और उसके बाद ही अंग्रेजों को ये फील होने लगा कि अब हमें भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी का डिक्लाइन हो गया था। तो अब कोई नहीं है, तो अब हम अपना क्या करेंगे, सत्ता या प्रभुत्व बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या देख रहे थे, 1765 की इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद संधि। इस युद्ध, ये युद्ध, बक्सर का युद्ध इसी संधि के द्वारा खत्म हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव दोबारा गवर्नर बन के आया था, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव दोबारा गवर्नर बंगाल का बन के आया था। ठीक है, इसमें पहला जो था, पहला संधि वो हुआ था 12 अगस्त 1765। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और शाह आलम टू। ठीक है, शाह आलम टू के बीच में, मुगल सम्राट शाह आलम टू के बीच में हुआ था। और इसी संधि में सबसे पहला जो था वो था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ। ठीक है, अंग्रेज को क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ। किसके द्वारा, शाह आलम टू, मुगल सम्राट के द्वारा। मतलब अब पूर्ण रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर किसका अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, दूसरा जो काम हुआ वो हुआ कि करा जो है, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से लेकर वो किसको दे दिया गया, शाह आलम टू को। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र, ठीक है, किसको दे दिया गया, शाह आलम टू को। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे गजब की बात है कि किसी समय में अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए टैक्स दे रहे थे, और इस युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम टू पेंशन पर आ गए।
मतलब अब कंपनी उन्हें 26 लाख रुपए पेंशन देगी प्रतिवर्ष, और उस पर ये मतलब एक तरह से पंगु बना दिया गया मुगल साम्राज्य या सम्राट को, और उन्हें पेंशन पर ला दिया गया। मतलब जो पूरे भारत पर जिसका परचम फहरा रहा था, एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, या यूँ कहें रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें पेंशन पर ला दिया, और उस पेंशन, वो पेंशन कितना था, 26 लाख प्रतिवर्ष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मुगल सम्राट कैसे पेंशन पर आ गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 3 इनका था, और 3 तो आप समझ गए, करामा इलाहाबाद का क्षेत्र, शाह आलम 2 उड़ीसा प्राप्त हो गया, और 26 लाख। दूसरा जो सेकेंड ट्रीटी था वो था 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, 4 दिनों के बाद ये किसके किसके बीच में था, तो अंग्रेज और सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इसके बीच में। ठीक है, अब याद रखिएगा अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच में तो और गजब की बात हुई। सबसे पहला काम क्या किया, जो अवध के क्षेत्र में कड़ा और इलाहाबाद था वो लेकर वो दे दिया किसको, शाह आलम 2 को, और बाकी का क्षेत्र क्या किया, वापस लौटा दिया अवध के नवाब सुजाउद्दौला को कि आप इस पर राज करिए। मगर अब इसमें क्या कर दिया, टर्म्स लगा दिया कि आपके जो क्षेत्र है अवध, उसमें भी हमारा फ्री ट्रेड होगा। अब आप हमसे क्या करिएगा, टैक्स नहीं लीजिएगा, मतलब अवध के क्षेत्र में भी आप, अब हमारा ट्रेड फ्री चलेगा। दूसरा, अब आप सेना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब आप सेना नहीं रखिएगा, आपके सुरक्षा के लिए हम अपना सेना आपके पैसा पर रखेंगे। मतलब अब ब्रिटिश सेना आपके क्षेत्र में रहेगा और उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा कांड कर दिया कि अब सैनिक ही नहीं रहेगा राजा के पास, तो अब उसमें पावर ही नहीं रहेगा। तो 2 काम ये किया। तीसरा काम क्या किया कि बनारस के क्षेत्र में, बनारस और जौनपुर के क्षेत्र में अपना एक जागीरदार रख दिया। ठीक है, तो तीसरा काम ये किया कि इलाहाबाद के संधि में इसके साथ ये बना दिया। ठीक है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के ये चीज़ कर दिया, और सबसे शाह आलम 2 को पेंशन पर रख लिया। मगर इस युद्ध में जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया हर्जाना उस समय में लिया था। ठीक है, अंग्रेज। तो आप समझिए इसको तो फायदा ही फायदा था। एक तो व्यापार ट्रेड फ्री में मिल गया। ठीक है, सैनिक रखने की खर्चा अब अवध उठाएगा, 50 लाख रुपया हर्जाना भी देगा अवध। ठीक है, और बनारस के क्षेत्र में अंग्रेज अपना जागीरदार भी रखेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसका नाम क्या था बनारस के क्षेत्र में, उसका नाम था बलवंत सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जब ये ट्रीटी हो गया उसके बाद ही बंगाल में एक प्रथा शुरू हुई। ठीक है, और उसका नाम था द्वैध। ठीक है, द्वैध शासन प्रथा, डायर्की सिस्टम। ठीक है, और उसके जनक, द्वैध शासन का जो जनक है, द्वैध शासन प्रथा का जनक जो है वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, इसके जनक कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक ये चला है, ये याद रखिएगा, ये चला है 1765 से 1772 ईस्वी तक, 7 वर्षों तक ये चला है। ठीक है, ये खत्म कब हुआ, जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर बन के आया था। ठीक है, याद रखिए बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, अगर आपसे पूछे कभी भी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू किया, तो ये याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने, और बक्सर के युद्ध के बाद हुआ है। आपको पहले ही बताया है कि बक्सर के युद्ध के बाद एक तरह से पूरा आज़ादी मिल गया था। अब जब ये शुरू हुआ तो एक तरह से ऐसे याद रखिएगा, इस प्रणाली में 2 चीज़ था। एक तो अधिकार, इस प्रणाली को आराम से एकदम सुगम रूप से आपको अगर समझाना हो किसी को या समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए, ये खेल है 2 तरह का इस प्रणाली का, अधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, ठीक है, 2 तरह से समझिए। अधिकार इस प्रणाली का पूरा अंग्रेज के पास। ठीक है, और उत्तरदायित्व रहेगा किसके पास, बंगाल के नवाब।
सो कॉल्ड नवाब, बंगाल के नवाब। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि मीर जाफर की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जो पुत्र होता है नजमुद्दौला, ठीक है, ये याद नाम रखिएगा, नजमुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना देता है 1765 ईस्वी में। कौन? अंग्रेज, ठीक है। और एक तरह से उसको समझिए जब बिना मतलब का बना देता है, ठीक है। उसके पास कोई भी पावर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब अधिकार अपने पास ये द्वैध शासन लागू करके ले लिया था। कौन? अंग्रेज, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 72 तक ये प्रणाली चला। अधिकार और उत्तरदायित्व तो पूरा का पूरा बंगाल के नवाब के पास, अधिकार पूरा का पूरा। अधिकार में क्या? दीवानी, जितना भी टैक्स आ जाएगा, टैक्स होगा, वो सब किसके पास चला जाएगा? अंग्रेज के पास। दूसरा काम क्या किया कि जितना भी न्याय होगा, न्याय करने का अधिकार होगा, पुलिस वाला हो या कानूनी, वो जो अधिकार होगा वो भी इसके पास होगा, अंग्रेज के पास। मगर उत्तरदायित्व में अगर दंगा भड़क गया बंगाल में तो वो उत्तरदायित्व बंगाल का नवाब लेगा, ठीक है। अगर कृषि में प्रॉब्लम हो गया, खेती नहीं बढ़िया हो रही है, ठीक है, भूखमरी हो रही है, तो उसका उत्तरदायित्व किसके पास? बंगाल के नवाब के पास। शुरू में इसके कारण क्या हुआ? बंगाल का विकास हुआ, मगर बाद में चल के बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और उससे बंगाल के जो लोग थे बहुत ज़्यादा क्या हुए? प्रताड़ित हुए, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, बंगाल के लोग क्या हुए? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए। और इसमें जो 3 क्षेत्र था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ठीक है, इसी 3 सिस्टम में याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपना क्या किया? दीवान नियुक्त किया। उसमें नाम याद रखिएगा, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, ठीक है। उड़ीसा में राय दुर्लभ, ठीक है, और बिहार में राजा सिताब राय। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने बिहार में किसको अपना दीवान नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, राजा सिताब राय को, उड़ीसा में राय दुर्लभ को और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को। देखिए, ये तो याद रखिएगा। और द्वैध प्रणाली में आपको, मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। द्वैध प्रणाली को ऐसे समझ लीजिए कि उत्तरदायित्व और अधिकार का खेल है। अधिकार पूरा का पूरा किसके पास था? वो था अंग्रेजों के पास। उत्तरदायित्व पूरा का पूरा बंगाल के नवाब था, जो कठपुतली था अंग्रेजों का, ठीक है। उत्तरदायित्व में क्या था? जितना भी दंगा होगा, फसाद होगा, भूखमरी होगी, वो सभी का उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब के पास। दीवानी, पैसा का अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास था। जब इससे पूरे बंगाल का कमर टूट गया, उसी टाइम में बंगाल में एक नया गवर्नर आता है, उसका नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जब यहाँ आता है तो यहाँ का सिस्टम देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसने ही द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म किया। द्वैध शासन प्रणाली खत्म, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे शुरू किसने किया है तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। खत्म किसने किया है? तो द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग ही प्रथम गवर्नर था, ठीक है, ये याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? ये कब आया था? 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था, ठीक है, गवर्नर बना था, प्रथम गवर्नर बंगाल का याद रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इसने ये काम किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। चलिए 1773, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू किया और द्वैध शासन प्रणाली को खत्म किसने किया। और इसी संदर्भ में इसी 7 साल का जो टाइम है उसमें के.एम. पन्नीकर ने कहा कि जो बंगाल में शासन चला है वो डाकुओं का शासन है, ठीक है, डाकुओं का शासन है। कोई वहाँ पे वो नहीं है, पूरा का पूरा डाकू यहाँ पे राज कर रहे हैं बंगाल में, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो में
कहीं भी आपको या इस टॉपिक में कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ये पार्ट हमें समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से ठीक करने का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।